सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र के खुटार नामक ऐतिहासिक क्षेत्र में आयोजित सम्यक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने ऊर्जावान युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत, संकल्पित व संगठित होकर लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। कॉन्फ्रेंस को सम्यक अभियान के क्षेत्रीय समन्वयक पूर्व मंत्री बंसमणि प्रसाद वर्मा, पूर्व सांसद मानक सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल, जिला कांग्रेस समिति के संगठन मंत्री देवेंद्र पाठक, वरिष्ठ नेता घनश्याम पाठक, सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलन श्रीवास्तव व सम्यक अभियान रीवा के समन्वयक रघुवंश प्रसाद पांडे ने संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में युवाओं, गणमान्य नागरिकों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। जिला कांग्रेस कमेटी माड़ा के अध्यक्ष हैं, उनसे भी अनुरोध है कि अभी माननीय पर द्वारा स्वागत करें। आगे कड़ी में आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीवास्तव जी ने अच्छे विचार रखे। आगे मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं हम सबके अच्छे विचारक, आशीर्वादक, परम सम्मानीय भास्कर राव रोकड़े साहब को आए और अपना आशीर्वाद हम सबको देने का कष्ट करें। दोस्तों, सबने ये जो उंगली उठाई है, ये नव क्रांति का प्रतीक है। मैं सबसे चाहूंगा कि सबके सम्मान में खड़े होकर इस तरह से उंगली को उठाएं। ये मध्य प्रदेश के नव क्रांति का प्रतीक है। ये उंगली का जो साइन है, ये नव क्रांति का प्रतीक है। और इसके साथ मैं आपसे नारे लगवाना चाहूंगा और आप कहेंगे सम्यक अभियान, समता का अभियान, स्वाभिमान का अभियान, सम्यकता का अभियान। आओ चले नव क्रांति की ओर, बढ़े नव क्रांति की ओर। सम्यक अभियान, सम्यक अभियान। स्थली सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र के खुटार ग्राम में आयोजित सम्यक कॉन्फ्रेंस के मुख्य सहभागी युवा साथियों, सम्यक अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रहे मेरे पत्रकार बंधुओं, मंचासीन सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, सम्यक अभियान रीवा जिले के कोऑर्डिनेटर एडवोकेट रघुवंश प्रसाद पांडे जी, सम्यक अभियान के इस संभाग के देवसर क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर एवं सम्यक अभियान को प्रदेश में भिन्न भिन्न अंचलों तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रहे पूर्व मंत्री सम्माननीय बंसमणि प्रसाद वर्मा जी, वरिष्ठ नेता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय अरविंद चंदेल जी, पूर्व सांसद सम्माननीय मानिक सिंह जी, सम्माननीय देवेंद्र पाठक जी, दरोगा जी। उनकी आवाज बिल्कुल दरोगा के समान होती है, इसलिए शायद दरोगा कहते होंगे। मंचासीन सभी गणमान्य बंधुओं, इस कार्यक्रम में पधारे इस क्षेत्र के सभी संभ्रांत बंधुओं, सम्माननीय साथियों, एक सवाल मन में आपके आता होगा, ये सम्यक अभियान है क्या? इसे क्यों शुरू किया गया है?
क्या यह केवल एक राजनीतिक आंदोलन है, क्या राजनीतिक अभियान है, या कोई एक राजनीतिक कार्यक्रम है, या आने वाले चुनाव की तैयारी है? इन सारे सवालों का जवाब केवल नाम में है, और जवाब यह है कि यह आने वाले चुनाव की तैयारी नहीं है, बल्कि सामने मौजूद चुनौतियों का सामना करने की तैयारी है। और अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मैं बड़े गर्व के साथ एक बात को कहना चाहता हूं कि जब मैंने सम्यक अभियान की शुरुआत करने के बारे में निर्णय लिया, तो उसी समय भोपाल प्रवास पर आए पूर्व मंत्री सम्माननीय वंशमणि प्रसाद वर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उन्हें इस अभियान के बारे में जानकारी दिया, तो वे अत्यंत द्रवित हो उठे और युवाओं से संबंधित, युवाओं की समस्याओं से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित, बेरोजगारी से उत्पन्न विभिन्न घटनाओं से संबंधित बातें करते हुए उन्होंने कहा कि साहब, राजनीति तो बहुत हो गई, भिन्न भिन्न तरह की समस्या हमारे सामने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए आती है। मंत्री पद पर भी रहे, विधायक भी रहे, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष भी रहे, कई समस्याओं का निराकरण भी किए। एक समय था जब यहाँ पर एनसीएल की कोयला खदानों से संबंधित कुछ बात आती, शिक्षित वर्ग के युवाओं के साथ में अन्याय होने की बात आती, किसानों के साथ अन्याय होने की बात आती, तो लड़ाई लड़ी, काफी हद तक लोगों के लिए संघर्ष करने में सफलता भी मिली, न्याय दिलाने में सफलता भी मिली। लेकिन आज के हालात ऐसे बन चुके हैं कि जब युवा सामने सवाल लेकर खड़े होते हैं, जब युवा अपनी बेरोजगारी की बात करते हैं, तो उनका जवाब हमारे पास नहीं होता। और अब निरुत्तर होकर बैठना अच्छा नहीं लगता। आपने बड़ा अच्छा अभियान हमें बताया है। इस अभियान में हम अपने साथियों सहित बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएंगे। पूरे प्रदेश में जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं वहां जाऊंगा। और आपको बताते हुए गर्व होता है कि इस पूरे संभाग में उन्होंने इस अभियान को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युवाओं का सर्वे करवाया है और उन युवाओं तक मैसेज पहुंचाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आज मैं तो जानता नहीं उनकी कितनी उम्र है, लेकिन ये तो जरूर कहूंगा कि 30-40 वर्ष की उम्र वाले युवा नेता भी जितना काम नहीं कर पाते, उससे ज्यादा सक्रियता उन्होंने निभाई है, उससे अधिक योगदान उन्होंने इस अभियान में दिया है। आज सर्किट हाउस में कुछ राजनीतिज्ञ मुझसे मिले और उन्होंने राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हुए तमाम तरीके की बातें मेरे सामने रखी। मेरे मानस पर एक बात आई, क्योंकि राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में भी मैंने कई बार बड़ी भूमिकाएं निभाई है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से सहमत न हो, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि उपस्थित जन समुदाय में से अधिकांश लोग मेरी बातों से सरोकार तो रखेंगे ही। मैंने कहा आपको नेता तो बहुत मिल जाएंगे, आपको जनप्रतिनिधि बहुत मिल जाएंगे, विधायक बहुत मिल जाएंगे। विधायक बनकर रेत का ठेका चलाने वाले, शराब का ठेका चलाने वाले, ट्रक डंपर चलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, वंचितों के लिए संघर्ष करने के लिए और सामने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का आभास कराने के लिए
कि कोई है हमारे सामने नेतृत्व लेवल का, यह ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा। और इस क्षेत्रवासियों का यह सौभाग्य है कि वंशमणि प्रसाद वर्मा जैसे व्यक्तित्व नेतृत्व देने के लिए उनके सामने आज भी पूरी सक्रिय भूमिका के साथ मौजूद है। तो युवा साथियों, अब मैं ये सम्यक अभियान के ऊपर आना चाहता हूं। ये सम्यक अभियान की शुरुआत कैसी हुई, आखिर क्या बात है, इतना बड़ा अभियान शुरू किया गया है। ऐसी क्या बात है कि हमने 45 दिन की यात्रा भी शुरू किया, और ये क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है कि इस सम्यक अभियान की शुरुआत इस बघेलखंड की धरती से हुई, रीवा से हुई। आखिर कारण क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए जो कारण सबसे पहले मेरे सामने आया वह रीवा के ही एक घटना से जुड़ा हुआ था और इतने बड़े अभियान की शुरुआत हुई। तो यह अभियान क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे कुछ कहानियां हैं, 2-3 प्रसंग हैं जिनको मैं सामने रखने जा रहा हूं। एक बार एक आईएएस अधिकारी मुझसे मिलने आए। एक जिले में वे कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। मैं नहीं जानता था कि किस कारण से वे मुझे अपना गुरु मानने लगे हैं, लेकिन आते ही उन्होंने आग्रह के साथ मुझसे कहा, गुरुदेव हम आपको एक कार्यक्रम में आमंत्रित करने आए हैं। हमने कहा कार्यक्रम क्या है, तो उन्होंने बताया मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग दंपतियों को तीर्थ यात्रा करा के ट्रेन लौट के आई है, और यह कार्यक्रम उस गांव में रखा गया है जिस गांव की 40 बुजुर्ग दंपतियां इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा पर गई। तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है, और उस योजना के बारे में विस्तार से बातें उस कार्यक्रम में रखी जाएगी। और उसका मुख्य उद्देश्य यह है, आपको बुलाने के पीछे उद्देश्य यह है कि हम चाहते हैं कि उन बुजुर्ग दंपतियों के हाव भाव को पढ़कर आप एक पुस्तक की रचना करें। और हमें विश्वास है कि अब तक आपने 30 किताबें लिखी है, आपकी 31वीं किताब इन बुजुर्ग दंपतियों पर तीर्थ यात्रा से लौटकर आने के बाद जो मनोभाव होंगे उसको पढ़कर लिखी जाएगी, तो पूरे देश में चर्चित होगी। मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार की योजनाओं पर मेरे कोई विश्वास नहीं, इसलिए मैं नहीं आना चाहता। लेकिन आप भली भांति जानते हैं, सामने वाला व्यक्ति यदि गुरु मानते हुए आपके पास आए तो शिष्य के सामने गुरु को झुकना पड़ता है, और यही हाल मेरे साथ हुआ। मजबूरी में मुझे उनके कार्यक्रम में जाना पड़ा। उस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के 2 मंत्री भी मौजूद थे। उन्हें मालूम था कि रोकड़े साहब आए हैं, निश्चित रूप से इस योजना पर हम जितनी भी बातें लिखेंगे उनकी किताब में शामिल होगी, और वो किताब की रचना के लिए सामग्री उपलब्ध कराने मात्र से बढ़ चढ़कर अपनी बातें रखने लगे। जब उन लोगों की बातें पूरी हुई तो मुझे अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया, और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि जितने भी विचार यहाँ पर इस योजना के संबंध में रखे गए हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं, इसलिए मैं अलग से कोई विचार व्यक्त करना नहीं चाहता। इसके साथ ही कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे लोग अपने अपने घर की ओर जाने लगे। बुजुर्ग दंपतियां भी अपने अपने प्रवास घर की ओर बढ़े। मैं मंच से उतरा। एक बुजुर्ग दंपति अर्थात पति पत्नी उनके पीछे पीछे जाने लगा। मुझे जाते देखकर आंखों से थोड़ा कम दिखता है, मेरी एक समस्या है, तो मेरे सहायक भी मेरे पीछे पीछे चलने लगे, और कलेक्टर की नजर मुझ पर पड़ी। क्या बात, रोकड़े साहब कहाँ जाने लगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? एकता थी हमारी संस्कृति यही कहती है कि कोई भी आए तो पहले उनको बैठने के लिए कहे। उन्होंने भी आग्रह किया, सर बैठिए। सामने ही 4-5 कुर्सियां रखी हुई थी। वे बुजुर्ग दंपति भी वहीं पर बैठ गए, मैं भी वहां पर बैठा, मेरे साथ तहसीलदार महोदय भी बैठे। कुछ देर के बाद में उस बुजुर्ग दंपति के पुत्र ने
अपने पिता से कहा, दादू प्रसाद देना। सुनने के बाद भी पिता चुपचाप रहे, अनसुनी कर दिया। थोड़ी देर तक चाय पीते पीते पुत्र ने फिर बोला, दादू प्रसाद देना। अब बड़ी विचित्र स्थिति से उस बुजुर्ग ने कुछ बोलने के पहले ही आक्रोश जताना शुरू कर दिया कि चेहरे के भाव बदलने लगे, भाव भंगिमाएं बदलने लगी, माथे पर लकीरें बता रही थी कि बहुत अधिक गुस्से में है। मैंने देखा, मैंने कहा क्या हो गया? एक पुत्र अपने पिता से जो तीर्थ यात्रा से लौट कर आए हैं, प्रसाद ही तो मांग रहा है, इनको किस बात का गुस्सा आ रहा है? मैं ज्यादा सोच पाता कि इससे पूर्व ही उस बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया, हाँ देखो देखो, हाँ देता हूं प्रसाद चाहिए। अरे अभी प्रसाद चाहिए, फिर बोलेगा पैसा दो। अरे अभी 7 महीने पहले तो 70,000 रुपए दिया था। बोल रहा था कोई कंसल्टेंसी कंपनी है, नौकरी लगा रही है। गया 4 बार महीना दिया क्या नहीं दिया, नौकरी क्या किया पता नहीं, फिर आगे बैठ गया इसके बाद। अरे क्या कमी रखा मैंने? पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया और शादी भी किया तो ये MBA पढ़ी लिखी लड़की से। अरे निकम्मे, मैं करूं तो क्या करूं तेरे लिए? 5 एकड़ जमीन तो माँ बाप ने छोड़ रखी थी, उसमें से भी 2 एकड़ बिक गई, फिर कर्ज कर दिया, लगता है फिर बेचना पड़ेगा। अरे भला हो वो श्रवण कुमार का, जरा ध्यान दीजिए। अरे भला हो वो श्रवण कुमार का जिसने मुझे तीर्थ यात्रा करा दिया। तेरे भरोसे रहता तो क्या खाक तीर्थ यात्रा पर जा पाता? अरे निकम्मे, अब तो मुझे लगता है तू ऊपर वाला मुझे उठा ले। ऐसे निकम्मे औलाद के रहते करूंगा क्या? और आदि आदि बहुत सारे बातें, ऐसी बातें जिसको मंच के माध्यम से नहीं कहा जा सकता। यह सुनते सुनते उस बच्चे के सामने परेशानी दिखाई देने लगी, उसके माथे पर पसीना झलक रहा था और ऐसा लगा कुछ पल में कि लगता है लड़का गिर जाएगा। ऐसी स्थिति क्यों बनी? यहाँ इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ जन हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इस बात को सुनते हुए अगर कुछ बातें अनुसरण के लायक हो तो जरूर करें। तो आमतौर पर पिता पुत्र के बीच में कोई और नहीं होते हैं और पिता अपने पुत्र को डांटने लगता है तो पुत्र भी 2-4 वाक्य बोल करके किनारे चले जाता है। लेकिन यदि पिता ने अपने पुत्र को किसी और लोगों के सामने डांटना शुरू किया, कोई तीसरा या चौथा उस समय मौजूद रहे, तो पुत्र की स्थिति विपरीत दिशा में, और कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह पुत्र अवसाद की स्थिति में आ जाता है। यही हाल उस पुत्र के साथ हो रहा था। लगभग 30 साल का वह युवक इस स्थिति में आ गया कि मानो गिर जाएगा, और उसका कारण ये था, ये साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले मंच पर थे, यहाँ ये तहसीलदार साहब भी बैठे हुए हैं और इनके सामने ही मेरे पिता ने पूरी मेरी इज्जत लेकर के रख दिया। मुझे समझ में आ गया ये लड़का अब गिर सकता है, विचित्र स्थिति इसके सामने बन गई है। मैं खड़ा हुआ, खड़ा होकर उस युवक को सीने से लगाते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए बोला, बेटा रुको, मैं बात करता हूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना बोलते बोलते ही मेरा गला भराया, क्योंकि मेरी नजर सामने की ओर पड़ी। कुछ ही दूरी पर उस युवक की पत्नी अर्थात उस बुजुर्ग की पुत्रवधू सिसक सिसक कर रो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे भी बुलाया पास में और दोनों को अपने अगल बगल बैठा करके उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा शांत रहो, हम बात करते हैं इनसे।
मैंने तब तक उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के बारे में पूछा। उसके बाद उस बुजुर्ग से मैंने कहा, काका भला ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, शादी किया तो क्या एहसान कर दिया? हर पिता अपने पुत्र के लिए करता है। आप जरा सोचिए तो सही, जिसे आप श्रवण कुमार कह रहे हैं, जिसने आपको तीर्थ यात्रा पर ले गया, जरा आप सोचिए वो तीर्थ यात्रा पर क्यों ले गया? दरअसल वो आपको तीर्थ यात्रा करा के खुद श्रवण कुमार बनना चाहता था और आपके बेटे को आपकी नजर में निकम्मा घोषित करना चाहता था। तो साथियों, मैंने उस बुजुर्ग से कहा कि काका, यदि वह व्यक्ति जो आपको तीर्थ यात्रा पर ले गया वो आपको तीर्थ यात्रा पर न ले जाते हुए आपके बेटे के लिए नौकरी का इंतजाम कर देता तो आपका यह बेटा आपको तीर्थ यात्रा पर ले जा पाता या नहीं ले जा पाता, इस बारे में तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता। लेकिन यह तो मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि आपका यह बेटा नौकरी लगने के बाद आपके इस घर को तीर्थ यात्रा में, ये तीर्थ के रूप में तब्दील कर देगा। तो युवा साथियों, ये बड़ा ही एक कारुणिक दृश्य था, साधारण बात नहीं थी। इसके बाद की एक घटना रीवा से संबंधित है, बड़ा ध्यान देके सुनिएगा। एक बार मैं अपने आवास पर बैठा था, मेरे पास में तीसरी बार के विधायक पूर्व मंत्री महोदय बैठे थे, सामने की ओर दूसरी बार के विधायक भी बैठे थे, 3-4 लोग और बैठे थे। आमतौर पर मेरे आवास की ऐसी कुछ व्यवस्था होती है। सामने बैठे विधायक महोदय की नजर दरवाजे पर पड़ी। उन्होंने कहा, साहब एक युवक खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है लगता है, लेकिन इधर अंदर आ नहीं रहा है। मैंने कहा उसे बुला लीजिए। जब उसे बुलाए, बड़े मुश्किल से अंदर आया, अंदर आके खड़ा रहा। मैंने बोला, बेटा बैठ जाओ, क्या बात है? बैठने को तैयार नहीं, काफी आग्रह करने के बाद बड़ी मुश्किल से बैठा। बैठने के बाद मैंने कहा, बेटा बताओ। वो इधर उधर देखने लगा, मेरे को समझते देरी नहीं लगी कि निश्चित रूप से चाहता है क्या बोलूं इनके सामने, यदि ये सब लोग उठे तब मैं अपनी बात रखूं। मैंने कहा, बेटा ये नहीं उठेंगे, ये नेता लोग हैं, ये अपनी बात करके ही जाएंगे, आप अपनी बात बता दीजिए। तो उस लड़के को बड़ी झल्लाहट हुई। बोले, ये क्या? मैं तो अपनी बात रखने आया था, अकेले में बताना चाहता था, लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। तो झल्लाहट में उस लड़के ने बड़े जोर से बोला, क्या बताऊं सब, क्या बताऊं, क्या बताऊं? मैं आत्महत्या। बस जिस तरीके से उस युवक ने हड़बड़ाहट में बोला, तो मुझे सिर्फ एक बात समझ में आ रही थी कि यह युवक बोल रहा है मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। यह सुनकर मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कुछ उसी अंदाज में थोड़ा जोर से बोल दिया, क्या बात है? अरे आत्महत्या करना चाहता हूं, यह बताने के लिए मेरे पास आया है क्या? यह बताने के लिए स्थान है? मेरी आवाज सुनकर उस लड़के को लगा कोई नहीं है हमारी समस्या सुनने वाला। यहाँ आया था बड़ी उम्मीद करके कि ये मेरी समस्या सुनेंगे, तो ये भी मेरे को जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला। और इसी विचार के साथ शायद वो लड़का एकदम पसीना पसीना होने लगा, गिर जाएगा ऐसा लगा। मेरे को समझ में आ गया लड़का डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन भी एक बड़ी बीमारी होती है। तो मैं उठा, मुझे तत्काल अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं मानता हूं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। सामने वाला व्यक्ति पीड़ित था, परेशान था, उसके पास आक्रोश व्यक्त करने का अधिकार था, लेकिन उसी आवाज में बोलने का अधिकार मुझे नहीं था।
मैंने गलती किया, मुझे गलती का एहसास हुआ। उसी पल मैंने अपने हाथ में पानी भरा गिलास लिया और उस बच्चे की ओर बढ़ाते हुए बोला, बेटा ये लो पानी पियो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे भाव को नहीं समझा, तेरी परेशानी को नहीं समझा, और तूने जितनी आवाज में कहा मैंने उससे दुनी आवाज में बोल दिया, मुझे माफ कर। और ये बोलने के साथ ही उस युवक को मैंने अपने पास बैठा ला और बैठा करके उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, बेटा आप बताओ मेरे को क्या बात है, और आज इन नेताओं की बात मैं नहीं सुनूंगा। आज पूरी की पूरी बात मुझे आपकी ही सुनना है, आपकी ही बात सुनना है, और जब तक आपकी बात पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं किसी की बातें नहीं। उस युवक ने बताया, हमको आवाज से नहीं मिला, आप लोग यही सुनाते हैं। तो उस युवक ने कहा, क्या बताऊं साहब, बड़ी लंबी कहानी है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, लंबी कहानी सही, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं, बताओ क्या बात है, आप करते क्या हो? तो बोले मैं केपीओ हूं। तो मैंने बोला केपीओ कहाँ? बोले विद्युत मंडल में। मैंने कहा भैया केपीओ क्या होता है? मैंने केपीओ सुना ही नहीं था कि केपीओ होता क्या है। आप लोगों में से सामने किसी ने सुना है क्या केपीओ क्या होता है? क्यों भाई युवा साथियों बताओ, केपीओ सुना है क्या आपने? नहीं सुने? भाई मैंने नहीं सुना था। मैंने अपने अल्प ज्ञान के आधार पर अनुमान लगाया कि केपीओ का मतलब वो से ऑफिसर तो होता ही है, मतलब ये कोई ऑफिसर होगा। मैंने उनसे पूछा, क्यों भैया आप कोई ऑफिसर हो क्या? तो बोले नहीं साहब। तो क्या है? तो बोले विद्युत विभाग में मैं की पॉइंट ऑपरेटर हूं। मैंने बोला ये क्या होता है? अरे बोले साहब लिपिक का काम करता हूं। अच्छा चलो ठीक है। अब बताओ, आप विद्युत मंडल में लिपिक का काम करते हो, लेकिन आप आत्महत्या क्यों करना चाह रहे हो? कारण क्या है? बोले साहब बड़ी गंभीर समस्या है। बोले क्या? बोले मैं रीवा का रहने वाला हूं, मैंने इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई किया है, और मेरे पिता के एक विधायक बनकर बहुत बड़े पद पर पहुंचे हुए नेताजी से सीधे संबंध हैं, पुरानी जान पहचान है। इसके कारण पिताजी ने उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन पद पर पहुंचने के बाद में उनसे मिलना कठिन हुआ, तो पिताजी ने उनके पीए का सहारा लिया। पिताजी ने उनके पीए से बात किया उनसे मिलने के लिए, और जिस दिन मिलने गए पिताजी तो अकेले नहीं जा करके मुझको साथ ले गए। जब उनसे मिलने गए तो पिताजी ने उनसे कहा कि ये मेरा बेटा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीई की डिग्री लिया है, इसे नौकरी नहीं लग रही है, मैं बेहद परेशान हूँ, इसकी उम्र भी बढ़ रही है, इसकी शादी भी करना चाहता हूँ, आखिर करूँ तो करूँ क्या, कोई उपाय बताइए, कहीं कच्ची पक्की जो भी हो नौकरी लगा दीजिए। तो नेताजी ने बड़े ध्यान से बात सुनी और पास खड़े पीए महोदय की ओर इशारा करते हुए कहा, इनकी बात सुन लेना। जब पीए आगे बढ़े, हमको साथ बुला करके कि चलो आओ इधर बात करता हूं, उतने में ही हमको आगे बढ़ते देख करके नेताजी ने पीए को बुलाया, अपने पास इशारा करके पीए के कान में कुछ उन्होंने कहा, और उसके बाद पीए महोदय हमको लेकर दूसरे कमरे में गए। हमने पीए से भी अपनी पूरी बात बताई, तो पीए ने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। हमने हमें बड़ी खुशी हुई, चलो। बोले विद्युत मंडल में लग जाएगी नौकरी, लेकिन अभी टेम्पररी लगेगी। हमने सोचा टेम्पररी चलेगा, कुछ भी और लगे तो सही, कम से कम अभी नौकरी की जरूरत थी। बोले टेम्पररी नौकरी लगेगी, लेकिन इसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। हमने सोचा विद्युत मंडल में नौकरी लग रही है, टेम्पररी सही, 5 लाख रुपए लग रहा है, कोई बड़ी राशि नहीं है। पिताजी तैयार हो गए, कोई बात नहीं, कर देंगे। घर आए, किसान व्यक्ति, जमीन थी, कुछ और साधन नहीं था, जमीन का एक टुकड़ा बेचे, 5 लाख रुपए का इंतजाम किए और चले गए उनके पास में।
जब पीएम महोदय के पास 5 लाख रुपए लेके पहुंचे तो उन्होंने बिना देर किए फौरन एक जगह फोन लगाया, बोले वहां पहुंच जाइए, आपका काम हो जाएगा। वहां गए, वहां अपने सर्टिफिकेट वगैरह उनको दिखाए, उन्होंने बोला ठीक है काम हो जाएगा आपका, लेकिन 14,000 रुपए महीने की वेतन मिलेगी आपको। हमने सोचे खाली पड़े हैं, घर में बैठे हुए, क्या मतलब, ठीक है 14,000 चलेगा भैया, बड़ी खुशी हुई। लेकिन बोले 14 या 42,000 3 महीने की वेतन की बराबर की राशि हमें कंसल्टेंसी फीस के रूप में। अब बड़ी विचित्र स्थिति, पिताजी का बड़ा दिमाग खराब हुआ ये सुन करके। उन्होंने बोला अब भी तो दिया हूं मैंने 5 लाख रुपए, जोर जोर से बोलने लगे। इतने में मैंने समझा कि मामला गड़बड़ हुआ। मैंने पिताजी को धीरे से अलग ले गया, बोला ये क्या कर रहे हो? वो 5 लाख रुपए तो पर्दे के पीछे से दिया था, पर्दे के पीछे जो पैसा दिए हो वो यहाँ निकालने में कैसे आ सकता है? तो कंसल्टेंसी वाले लेंगे। अब यहाँ अगर आपने 5 लाख का राज उजागर किया तो आप तय मानिए वो 5 लाख रुपए भी चले जाएंगे। पिताजी किसान ठहरे, उनने सोचा अरे भैया ये 5 लाख रुपए ना जाए, इसलिए वो 42,000 रुपए देने तैयार हो गए। जैसे ही उनको 42,000 रुपए दिए, वो भी बड़े ईमानदार, उन्होंने तत्काल दूसरे जगह फोन किया, चलिए वहां चले जाइए काम होगा। वहां गए, वो एक बालाजी हॉस्पिटलिटी नामक एक ऑफिस था, वहां जाते के साथ में उन्होंने एक नियुक्ति पत्र बना दिया, बिजली विभाग के इस ऑफिस में ज्वाइन करना है, सब बन गया। वहां गए, ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद में जब 1 महीना हो गया तो 1 महीने का वेतन मिला 14,000 रुपए के स्थान पर 8,000 रुपया। मैंने सवाल किया भाई 14,000 रुपए बताया गया था, 8,000 रुपए क्यों? तो बोले नहीं, ये हमारी आउटसोर्सिंग कंपनी है, इसका ये जो है हर महीने का कमीशन इतना लगेगा ही, आपको 8,000 मिलेंगे। मैं समझ गया, बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ में, ये कुछ नहीं, मैं तो ठेकेदार का आदमी बन गया, कहा विद्युत मंडल का आदमी बना। तो मैं वाको की स्थिति में था, करूं तो क्या करूं, लेकिन मैं समझ गया पिताजी किसान हैं और बहुत गुस्सेल हैं, अब मुश्किल खड़ी हो जाएगी, पैसा भी चले गया है, सारा दोष मेरे ऊपर आएगा। ये सारी चीजें सोचते हुए मैंने एक किराया का 2,000 रुपए महीने का एक कमरा लिया, वहां रहने लगा धीरे से। अब 8,000 रुपए महीने के हिसाब से खर्च कैसे चलना है इस बारे में हिसाब किताब अपना बनाने लगा। इधर मैं असमंजस की स्थिति में था और उधर पिताजी ने क्या किया, पिताजी गांव गए, सारे नातेदार रिश्तेदार आस पड़ोस के लोगों को बताया मेरा बेटा इंजीनियर केपीओ बन गया है, विद्युत मंडल में नौकरी लग गई है सरकारी। ये सारी बातें प्रचारित किया और इसके साथ साथ ये भी प्रचारित करने लगे कि अब उसकी शादी करना है। शादी की बात होने लगी, सब जगह चर्चा फैल गई, फलाने का लड़का सरकारी नौकरी में लग गया है, केपीओ बन गया है, इंजीनियर है। तो रिश्ते वाले आने लगे, एक से एक रिश्ते वाले आने लगे। भैया नौकरी में हो लड़का तो क्यों नहीं आएंगे रिश्ते वाले। तो एक जगह से रिश्ते की बात हुई, पिताजी ने एक दिन फोन किया, बेटा सुरेश जरा आना, तो लड़की देखने जाना है। मैंने मना किया कि पापा अभी शादी मेरे को नहीं करना है, लेकिन सुने नहीं, अब उनके आगे विवश होकर के जाना पड़ा। जब लड़की देखने गए, ये भी ईश्वर का योग कहना चाहिए कि जिस लड़की को देखने गए थे पहली ही लड़की पसंद आ गई, वाकई में बहुत सुंदर लड़की थी। अब लड़की पसंद आना एक बड़ी बात होती है, उधर इशारा मिल गया कि लड़की पसंद आ गई है, इधर लड़की पसंद आना एक बड़ी बात इसलिए कि मन के अंदर स्वप्न देखना शुरू हो जाता है, यार इसी लड़की से शादी होना चाहिए। ये स्वप्न भी देखने लगा मैं भी। अब उसके बाद घर गए, खबर मिली कि 4 दिन के बाद ही वो रिश्ता पक्का करने आने वाले हैं। अब रिश्ता पक्का करने आए तो लड़की का पिता, मामा, चाचा आदि सारे लोग मिलने आए थे। सामने मुझे बुलाया गया, मैं उनके साथ बैठा ही था कि पिताजी धीरे से पीछे गए, दरवाजे की ओर लेकर के आवाज दिए, बेटा सुरेश थोड़ा सा आना तो पीछे। मैंने सोचा हो सकता है मिठाई मिठाई का इंतजाम करने के लिए पिताजी बोल रहे होंगे, तो मैं पीछे गया। पिताजी ने बोला अब बेटा वो वेतन पूछेंगे कितनी मिल रही है, तो मैंने कहा ठीक है बता दूंगा। तो मैंने तो क्या 14,000 बताएगा? पिताजी को मालूम था 14,000 ही मिल रहा है, जबकि मेरे को 8,000 मिल रहे हैं। तो मैंने बोला 14,000 नहीं बताऊंगा तो क्या बताऊंगा? बोले नहीं
14 नहीं बताना तो कितना बताऊंगा? बोले 46,000 बताना, 46,000, 46,000। अब मैं असमंजस में आ गया। मिल रहा है 8,000, पिताजी को मालूम है 14,000 बताना है, 40,000 नौकरी, शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद ये रिश्ता कैसा चलेगा? मेरा दिमाग खराब होने लगा, मैं परेशान होने लगा, क्या करूं? लेकिन ये परेशानी तो थी ही, दूसरे ही पल ध्यान आया उस लड़की का। लड़की बहुत सुंदर थी यार। अगर मैंने अभी झूठ नहीं बोला तो शादी नहीं होगी, और होगी भी तो उस लड़की से तो नहीं होगी। आखिर करूं तो करूं क्या? पिताजी थोड़ा सा झूठे ही तो बोलने को बोल रहे हैं, बोल देता हूं ना। तब बड़ी हिम्मत करके सामने गया। सामने जा करके जब उन्होंने पूछा वेतन आदि के बारे में तो बता दिया 46,000 रुपए महीना मिल रहा है। अरे क्या कहना, लड़की वाले खुश। लड़का इंजीनियर है, बिजली विभाग में केपीओ के पद पर काम कर रहा है, 46,000 रुपए महीना वेतन मिल रहा है। इससे अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा? तो बात पक्की हो गई। अब बात पक्की होते ही लेन देन आदि की चर्चा शुरू। जैसे कि इस एरिया में है ये बड़ी बीमारी, बड़ी समस्या है। मैं इस समस्या का पक्षधर नहीं हूँ कि दहेज प्रथा का कहीं समर्थन नहीं करता है, बहुत बुराई है और इससे दूर तो जाना पड़ेगा। लेकिन उस लड़के के साथ जो बात हुई वो बता रहा हूँ। तो फिर लेन देन की बात शुरू होने लगी। लड़का नौकरी वाला है तो लेन देन तो पक्का होगा ही। तो सगाई में भी बहुत कुछ मिला। सगाई के बाद में परीक्षा की बात आई, परीक्षा के लिए भी काफी कुछ तय हो गया। शादी हुई, शादी में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब तो मिली, उसके साथ में एक बढ़िया सी कार भी मिल गई। अब शादी हुई। शादी होने के बाद में लड़की को लेके, पत्नी को लेकर के जाना था जहाँ ड्यूटी करते हैं। तो मैंने बोला नहीं, पहले मैं जाके सामान जमा के आता हूँ। अब 2,000 रुपए महीने के किराए के कमरे में जहाँ रहता था वहाँ रहना संभव नहीं था। तब तत्काल 2 कमरे वाला एक कमरा लिया, मकान लिया, वहाँ सारा सामान वामान जमाया। मकान मिला 4,500 रुपए महीने का। मैंने सोच लिया कि बिजली का बिल तो 1,000 आएगा, 5,500 निकले, 8,000 रुपए वेतन, 5,500 रुपए इसमें निकल गए। अब 2,500 में घर कैसे चलेगा? ये बड़ा चिंता का विषय। इसमें क्या हुआ, इसके बाद में मैंने सोचा कि भाई देखो, अभी सगाई का पैसा मिला है, परीक्षा का मिला है, शादी में भी काफी कुछ मिला है, अभी तो पैसा है, काम चल जाएगा, कुछ दिन तक चलेगा, फिर बाद में देखता हूँ, कुछ सोचूंगा। इस सोच के साथ में सामान वामान जमाने के बाद में पत्नी को ले आया। कुछ दिनों तक तो बढ़िया ससुराल से मिली, कार पर घुमाया, जो भी डिमांड होती वो डिमांड भी पूरा करता रहा। पत्नी के साथ में खूब घुमा, चौपाटी में भी घुमा, चाट भी खाया। लेकिन बाद में पैसा खत्म हो गया। 7-8 महीने के बाद में पैसा खत्म। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब करूं तो क्या करूं? अब पिताजी को बोलूं तो कैसे बोलूं? पिताजी क्या पैसा देंगे? पिताजी से पैसा देने की तो बात दूर रही। पिताजी का फोन आ गया, अरे अभी शादी को 7-8 महीने भी नहीं हुए हैं, तू तो माँ बाप को भूल गया, बीबी का गुलाम बन गया। अरे महीने के 1,000-2,000 रुपए को देता। इधर लो, पिताजी से कुछ बोलता, इसके पहले ही पिताजी ने अपनी बात रखना शुरू कर दिया और पत्नी ने उलाहना देना शुरू की। 46,000 रुपए महीना मिल रहा है, सारा का सारा पैसा माँ बाप को दे देते। अरे माँ बाप को भी पूरा पैसा देना था तो शादी क्यों किए? लो, पत्नी का उलाहना देना शुरू हुआ। इधर माँ बाप भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमको कुछ 1,000-2,000 तो देता। अब करूँ तो करूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है साहब। मैं पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, माँ बाप को भी बहुत चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक ही रास्ता है कि खुद ही आत्महत्या करूँ। और ये कहते कहते ही वो लड़का बेहोश हो पड़ा। सामने बैठे विधायक महोदय ने तत्काल उसे अपने गाड़ी में किसी तरीके से बैठाला और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास जब ले गए, मैं डॉक्टर के निरंतर संपर्क में था। 2 घंटे के बाद डॉक्टर का फोन आया कि साहब लड़के कोई बीमारी नहीं है, लड़का डिप्रेशन का शिकार है और जिस कारण से उसे जो बीमारी है उस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। डॉक्टर ने कहा उस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। मुझे समझ आ गया ये बेरोजगारी नामक बीमारी कितनी खतरनाक है और उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए मित्रों में निकल पड़ा और वो इलाज ढूंढते ढूंढते ये सम्यक अभियान की शुरुआत हो गई। तो युवा साथियों, मैं कॉलेजों में गया,
विश्वविद्यालय में गया, पहले से भी जाता आया हूँ, युवाओं से मिला, कोचिंग सेंटर्स में गया, युवाओं से बात किया, तो युवा ऐसा लगा, युवाओं से बात करने पर युवा खुद ही अपनी समस्या के बारे में तरीके से नहीं जानते। बीमारी होना एक गंभीर समस्या है, लेकिन बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होना उससे भी बड़ी गंभीर समस्या है। तब मैंने अन्वेषण स्तर पर इसके बारे में जानकारी लेना शुरू किया कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, किस तरीके से इस समस्या पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो अन्वेषण के दौरान मेरे सामने में 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु आए, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे आए जिसके तहत उपलब्ध संभावनाओं का यदि हम सही ढंग से युक्तिकरण कर देते हैं तो राज्य में बेरोजगारी की जो समस्या है उसके 70% पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो मैंने जो है जब बारीक अध्ययन किया तो मेरे सामने जो तथ्य सामने आए उसके तथ्यवार मैं अपनी बातों को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा सभी से आग्रह है, युवा साथियों से आग्रह है, वरिष्ठ जनों से आग्रह है, क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में एक न एक युवा बेरोजगार नहीं होगा। युवा जहां परेशान है क्योंकि उन्होंने पैसा खर्च किया है, मेहनत करके पढ़ाई किया है, पढ़ाई करने के बाद में उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बड़े बुजुर्ग इसलिए परेशान हैं कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च कर दिया बच्चों के पढ़ाई पर, जो प्रॉपर्टी थी, खेती किसानी थी, उसका भी हिस्सा बेच दिया बच्चों के पढ़ाई के लिए। तो वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को नौकरी मिले और उनका भविष्य सुरक्षित हो। तो मैं आप लोगों की समस्याओं से संबंधित बात करने जा रहा हूँ। आप लोगों को जब लगेगा युवाओं की समस्याओं पर बात करूंगा तो लगेगा ये तो समस्या हुई, अब आगे क्या। तो मैं केवल समस्या नहीं गिना रहा हूँ, समस्या के साथ साथ समाधान भी गिना रहा हूँ। और ये समाधान किस तारीख को पेश कर दिया जाएगा उस तारीख को भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो युवा साथियों, मैं पहले मुद्दे पर आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी, 58 ईयर। देश के अधिकांश राज्यों में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल ही थी, लेकिन देश के दक्षिण के राज्यों में यही सेवानिवृत्ति आयु 56 साल थी। यह वह दौर था जब पूरे देश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल से कम करते हुए दक्षिण के राज्यों का अनुसरण करते हुए 56 साल करने पर विचार मंथन चल रहा था। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोचा कि बड़ी समस्या है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हर महीने कर्मचारियों को वेतन देने में ही दिक्कतें पैदा हो रही है, बैंकों से ओवरड्राफ्ट की स्थिति बनती जा रही है। और दूसरी ओर देखो तो महीने की आखिरी तारीख को रिटायर होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को फाइनल पेमेंट के रूप में एक मोटी राशि देनी पड़ती है, और वो फाइनल पेमेंट उसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि होती है। तो जो फाइनल पेमेंट हर महीने में रिटायर होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को समय दिया जा रहा था, वो राशि प्रति माह 400 करोड़ रुपए होती थी, और एक साल में 5000 करोड़, 2 साल का हिसाब लगाए तो 10,000 करोड़ रुपए। तो सरकार ने सोचा यदि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ा दी जाती है तो 10,000 करोड़ रुपया हमारा बच जाएगा और ये दूसरे कामों में लग जाएगा। इस आशय के साथ सरकार ने एक आईएएस अधिकारी को सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने संबंधी योजना बनाने की जिम्मेदारी दी। तो वो आईएएस अधिकारी बड़े होशियार थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के दिया। बोले साहब, ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी जब से नौकरी में लगते हैं तो पहले महीने की वेतन से ही ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि जो कटती है वो सरकार के पास जमा हो जाती है, और सरकार का वित्त विभाग उस राशि को निवेश प्रणाली में डालता है। तो उस निवेश प्रणाली से जो आय होती है वह उस कर्मचारी को मिल रही सुविधा के साथ में समायोजित की जाती है। जब उस कर्मचारी
कि नौकरी 25 साल की हो जाती है, 25 साल की, तब तक उसकी ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि इतनी अधिक जमा हो जाती है कि उसे सरकार का वित्त विभाग निवेश प्रणाली में डालता है, तो उससे जो आय होती है वह आय उस कर्मचारी की वर्तमान वेतन से ज्यादा होती है। अर्थात जिसने 25 साल की नौकरी कर लिया है उसकी राशि जो सरकार के पास जमा है, उस जमा राशि से ही इतनी आय हो जाती है कि उसकी वेतन की पूर्ति हो जाती है। सरकार को अपना तिजोरी का ताला खोलकर उसकी वेतन नहीं देना पड़ता, फ्री के कर्मचारी होते हैं। दूसरी बात, यदि ये सेवानिवृत्त होते हैं तो इनको एक मुश्त राशि देने के साथ साथ अपनी राशि तो उठा के ले जा ही लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही वेतन की आधी राशि के बराबर की राशि पेंशन के रूप में देनी पड़ती है, और पेंशन का टेंशन सरकार पर आ जाता है, क्योंकि सरकार को अपने तिजोरी का ताला खोल करके ही पेंशन देनी पड़ती है। तीसरी बात, ये रिटायर होते हैं तो इतने पद खाली होते हैं, इतने पदों पर नियुक्ति करनी पड़ती है, और जब नियुक्ति करेंगे तो इतने कर्मचारियों को वेतन देना पड़ेगा, उसका भार भी सरकार की तिजोरी पर पड़ता है। तो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के फायदे ही फायदे हैं। उन्होंने कई फायदे गिना दिए। इसके साथ ही सरकार ने तत्काल सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ाकर 58 साल से 60 साल कर दिया। ये 2 साल बड़े अच्छे बीते। आगे चलकर सरकार ने देखा यार ये 2 साल तो बड़े अच्छे बीते, न एक मुश्त राशि देनी पड़ी, न पेंशन देना पड़ा, और तो और ये कर्मचारी फ्री के हैं, मिल गए हैं, इनका जो जमा राशि है इसी से इनकी वेतन की व्यवस्था हो जाती है, नई नियुक्ति भी नहीं करनी पड़ रही है। ये साल बहुत अच्छे बीते, क्यों ना और रिटायरमेंट आयु 2 साल बढ़ा दी जाए। जब सरकार ने 2 साल और सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के बारे में विचार की तो आईएएस अधिकारियों ने रोकते हुए उनसे कहा कि साहब बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा, युवा यदि भड़क कर सड़क पर उतर आए तो मामला उल्टा हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्या करें, पायलट प्रोजेक्ट बनाइए। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, यदि किसी योजना को समुदाय पर लागू करना है तो उस योजना को समुदाय के एक अंश पर लागू करके देखा जाता है कि इसके परिणाम क्या आ रहे हैं। परिणाम पक्ष में हो तो योजना को आगे बढ़ाया जाता है, अन्यथा योजना को वापस ले लिया जाता है। तो उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ विभागों के कर्मचारियों की 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर देखने का निर्णय लिया। तो डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की कमी के बहाने डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई, 62 साल कर दी गई। अब 2 साल तक के देखे कोई विरोध तो नहीं हो रहा है, कोई विरोध नहीं हुआ। तब सरकार को लगा विरोध नहीं है, तो उन्होंने सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 साल कर दी। उसके 3 महीने बाद सरकार ने सोचा विरोध तो होता नहीं है, अब इसको धीरे धीरे 70 साल कर देते हैं रिटायरमेंट आयु को, और इस आशय के साथ सरकार ने पुनः पायलट प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 साल कर दिया, 3 साल बढ़ा दिया, और बोले 3 साल तक देखते हैं। यदि युवाओं ने कोई विरोध नहीं किया तो फिर सबकी रिटायरमेंट आयु 65 साल कर देंगे। अब वो 3 साल भी पूरे हो गए। तो अप्रैल 2022 में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2022 में सरकार ने निर्णय लिया कि अब सारे बचे हुए अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर दी जाए, और डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 68 साल कर दी जाए। 65 साल और 68 साल। उसी समय युवा साथियों, हमने चूंकि सम्यक अभियान के लिए डिजाइन कर लिया था, कार्यक्रम शुरू करने का विचार बना चुके थे, और आपके रीवा से 2 मई 2022 को हमने सम्यक अभियान की शुरुआत करते हुए मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध दर्ज किया गया। और जैसे ही ये विरोध दर्ज हुआ तो सरकार के कदम खिंचे, और सरकार ने उस निर्णय को लागू करने से उस समय कुछ दिन के लिए रोक लगा दिया। सिर्फ रोक लगाया था, पूरे तरीके से कदम नहीं रुके, निर्णय वापस नहीं लिया। अभी दिसंबर माह की बात है,
इतना अभियान चलाने के बावजूद भी सरकार ने 14 दिसंबर को एक आदेश निकाला कि अब शिक्षक लोग 65 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। शिक्षकों के लिए 65 साल तक नौकरी करने संबंधी आदेश जारी कर दिया। मतलब इन्हें बेरोजगारों की चिंता नहीं। इधर भारत सरकार के ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात भविष्य निधि संगठन ने एक अजीबोगरीब रिपोर्ट भारत सरकार को दे दिया। उस रिपोर्ट में लिखा, मैंने आज तक ऐसी रिपोर्ट कभी देखा ही नहीं था जीवन में। आप लोग भी सुनिए, आश्चर्य होगा। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, कभी नहीं बोलते ये मरता नहीं है, बहुत दिनों तक जिया है, ऐसा कभी कोई बोलता ही नहीं है। हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती। लेकिन भारत सरकार के ईपीएफओ ने भारत सरकार को सिफारिश करते हुए लेख किया कि अब लोग जल्दी मरते नहीं है, दवा खा कर लंबे समय तक जीते हैं, और यदि वह सरकारी अधिकारी कर्मचारी है तो पेंशन का भार सरकार पर बढ़ते जा रहा है। इसलिए सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक साथ 5 साल बढ़ा दी जाए, 5 साल। यदि भारत सरकार ने ईपीएफओ की अनुशंसा के अनुसार 5 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी तो मध्य प्रदेश में पहले से ही 65 और 68 साल सेवानिवृत्ति आयु हो चुकी है। यह सेवानिवृत्ति आयु 70 और 73 साल हो जाएगी। तो आप सोचिए युवा साथियों, थोड़ा सोचिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरे वरिष्ठ साथियों जरा सोचिए, 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, 10 साल तक पद ही खाली नहीं होंगे तो वैकेंसी कैसी निकलेगी? 10 साल आप लोग बोलेंगे 10 साल नौकरी क्या नहीं निकलेंगी, वैकेंसी नहीं निकलेगी, तो युवा ओवर एज हो जाएंगे। अरे भाई, हमें ओवर एज होने की चिंता नहीं है, नौकरियों के अवसर नहीं मिलने पर युवा अवसादग्रस्त हो जाएंगे, और ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। तो हमने एक तारीख निकाली, 31 जुलाई 2024 को यदि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू कर दी जाती है तो प्रदेश के कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये जब जानकारी निकाली, कुछ आईएएस अधिकारियों को साथ लिया, तो जानकारी निकल कर आई कि कुल 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल बोर्ड जनपद एवं शासकीय उपक्रमों के सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो युवा साथियों, हमने ये निर्णय लिया है सम्यक अभियान के माध्यम से कि हम 1 जनवरी 2024 को युवा दिवस मनाएंगे। कब युवा दिवस मनाएंगे? जरा बोलिए, साथ दीजिए, कब युवा दिवस मनाएंगे? 1 जनवरी 2024 को। और उस दिन सरकार के सामने ड्राफ्ट रखेंगे। उस ड्राफ्ट में लिखा होगा, मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू की जाती है, और इसका सुनिश्चित क्रियान्वयन 31 जुलाई 2024 को कर दिया जाएगा। जैसे सरकार के इस आदेश पर हस्ताक्षर होते हैं, मध्य प्रदेश में 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू होगी, और 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होना सुनिश्चित होने के साथ साथ 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक सरकारी नौकरियों के अवसर सुनिश्चित हो जाएंगे।